नमस्कार, आप देख रहे हैं कनेक्टिंग हरियाणा और मैं हूं आपका दोस्त संजय रांडा। और फिर से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं प्रद्युमन जोशीला जी। चुनाव खत्म हो गया है। मैंने मेरी जिंदगी का सबसे जो दिलचस्प चुनाव था वो ये देखा है, जो फेरबदल, जिस प्रकार के उतार चढ़ाव, जिस प्रकार की एग्जिट पोल एग्जिट होगी। आज कह सकते हैं कि आज पोस्टमार्टम हो गया है एक तरीके से इस पूरे इलेक्शन का। और इस सब जानकारी के लिए, क्योंकि जो इलेक्शन किस प्रकार का था लोगों को समझ नहीं आ रहा है। चुनाव होता है और कहीं ना कहीं ये जो एक 5 साल में एक त्यौहार ही हम इसको मान के चलते हैं, और चुनाव में हार जीत होती रहती है। पत्रकारिता के क्षेत्र में हम बात करें तो कयासों पे चीज़ें टिकती हैं। जब भी कोई सर्वे करता है, एग्जिट पोल भी ऐसे नहीं बनते, उसमें भी कुछ चीज़ों से, कुछ लोगों से बातचीत होती है, उसी के आधार पर ये एग्जिट पोल तैयार होते हैं। लेकिन कई बार साइलेंट वोटर अपना काम लास्ट में करता है, तो उसी का कहीं ना कहीं एक नतीजा भी रहा होगा। ये पूरा इलेक्शन लोगों की समझ से बाहर है प्रद्युमन जी, जिस हिसाब से। हालांकि नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के सीएम हैं, अभी एक बार फिर से बनना ही उनको, तो ये एक पहला समय है कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो रहे। जबकि हुड्डा भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, उन्होंने आज बयान भी दिया, भी तेल देख, तेल की धार देख। और कुछ लोगों के साथ ऐसी इतनी बुरी भी बनी, जैसे कि कहते हैं ना कि जैसे मैं हाल ही में जो अशोक तंवर जी शामिल हुए थे बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस में जी, तो उनको दल बदलू या पार्टी बदलू में सबसे एक तरीके से प्रमुख तौर पे माना गया है जी। उनके साथ तो वो बन गई कि मैं जैसे भंडारा में गया तो खाना नहीं मिला, और जब बाहर आया तो चप्पल नहीं मिली। तो इस प्रकार की परिस्थितियां भी कुछ लोगों के साथ में बनी हैं। तो ये पूरा जो चुनाव था प्रद्युमन जी, वो किस प्रकार का था? क्योंकि ये बहुत ही रोचक मुकाबला, रोचक चुनाव मेरे हिसाब से था। आप बताइए। सबसे पहले तो डांडा साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। आज का जो ये चुनाव परिणाम आया हरियाणा प्रदेश की विधानसभा का, इसकी सबसे बड़ी बात जो देखने को मिली वो ये मिली कि जितने बड़े चौधरी थे जी, जो अपने आप में ये सोच रहे थे कि हम ही सब कुछ हैं, उन सब के पीपल पाड़ दिए जनता ने। ठीक कह रहे हो। दूसरी जो बड़ी बात हुई वो ये हुई कि हरियाणा प्रदेश के इतिहास में पहली बार एक पार्टी की तीसरी बार लगातार सरकार बनी। ये बहुत बड़ी बात है, जो कि आज तक कभी किसी पार्टी की नहीं बनी जी। बिल्कुल सही। तीसरी बड़ी बात इस चुनाव में ये रही कि हा हुल्ला करने वाले, हुड़दंगबाजी करने वाले, केवल किलकी मारने वाले, अगर आपके पास कार्यकर्ता हैं तो आप चुनाव नहीं जीत सकते, ये भी इस चुनाव ने तय कर दिया। ठीक बात। क्योंकि कांग्रेस हारी किस वजह से? कांग्रेस के ज्यादातर जो प्रत्याशी थे उनके पास ऐसे लोगों का एक टोल, जिसको हम देसी भाषा में कह सकते हैं, वो टोल था जो केवल किलकी मारना, अपने नेता की जय जयकार करना और अपने आप को ही सब कुछ समझना। और मैं एक बड़ी गजब बात आपको बताऊं, जब कांग्रेस पार्टी की टिकटों का वितरण हुआ, उसके बाद जिन लोगों को टिकटें मिली उनमें से कई तो ऐसे थे जो रातों रात, एमएलए तो बहुत दूर की बात है, वो मंत्री बनने के सपने देखने लगे थे। और कई तो आपस में विभाग तक बांट लिए थे कईयों ने। अच्छा। कि मैं शिक्षा मंत्री बनूंगा, मैं खेल मंत्री बनूंगा, मैं फलाना मंत्री बनूंगा, मैं स्वास्थ्य मंत्री बनूंगा। तो उन सब लोगों की फूंक निकालने का काम हरियाणा प्रदेश की जनता ने किया जी। इस चुनाव में जो मुख्य जो चीजें देखने को मिली वो ये देखने को मिली कि एक तो ये बिल्कुल निश्चित कर दिया हरियाणा की जनता ने कि गढ़ कोई किसी का नहीं है। प्रजातंत्र में कोई गढ़ नहीं है। यहाँ माँ के पेट से जो है कोई राजा पैदा नहीं होता, बल्कि यहाँ जो लोग, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वही विधायक बनेगा। बड़े बड़े जितने अक्षत्रप थे जो ये सोच रहे थे कि हम कभी हार ही नहीं सकते, उन लोगों को चुनाव हराने का काम प्रदेश की जनता ने किया, उन अलग अलग विधानसभाओं की जनता ने किया। और सबसे बड़ी बात मैं जो समझ पा रहा हूं, कांग्रेस पार्टी को आत्म मंथन करने की जरूरत है। और सबसे बड़ा मंथन कांग्रेस पार्टी में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को करने की जरूरत है। और मेरी, हालांकि वो मेरे से उम्र में भी बड़े हैं और उनका राजनीतिक तजुर्बा भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद मेरी उनको एक सलाह यही है कि अब उनको सक्रिय राजनीति को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि लगातार 3 चुनाव, 2014 का चुनाव चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस ने लड़ा, 2019 का जो चुनाव था उसमें भी कहीं ना कहीं, बेशक कुमारी शैलजा प्रदेश के अध्यक्ष थी, लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बहुत से लोगों को टिकटें दिलाने में कामयाब रहे। और अब तो जिस शख्स को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनवाया वो खुद चुनाव हार गई।
तो कहीं ना कहीं, और जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक गढ़ रहा, चाहे वो सोनीपत हो, चाहे वो झज्जर का क्षेत्र हो, वहां जो है पार्टी आ रही है। हाँ, बहादुरगढ़ में। तो बहादुरगढ़ झज्जर जिले का क्षेत्र है, और बहादुरगढ़ की सीट जो है दीपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए बड़ी प्रतिष्ठा का प्रश्न थी, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। और वहां जो राजेश जून जीते हैं वो खुद कांग्रेस में थे जी, कांग्रेस की टिकट मांग रहे थे। लेकिन उन्होंने वही अंधा विश्वास चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, मैंने जो एक चीज देखी है जी, और इतने सालों से जो मैं उनको समझ पा रहा हूं, वो जिस आदमी पर विश्वास करते हैं उसको, उसके लिए वो किसी की नहीं सुनते, वो चाहे हारो जीतो उसको वो टिकट दिलाते ही हैं। अच्छा। और उन्हीं की जो ये जिद थी जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की और जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा की, कि नारनौंद और उकलाना 2 सीटें ऐसी थी जिन पर कुमारी शैलजा अपना बड़ा दावा कर रही थी, क्योंकि कुमारी शैलजा का खुद का पैतृक गांव प्रभुवाड़ा उकलाना में है। वो खुद वहाँ से चुनाव लड़ना चाह रही थी, अपने भतीजे को टिकट दिलाना चाह रही थी। और नारनौंद से वो जो उनके खासम खास हैं और जो कई बार के मंत्री रहे हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह नारनौंदिया, उनके बेटे डॉक्टर अजय चौधरी के लिए उन्होंने बाकायदा टिकट अनाउंस कर दी थी। और उसके बावजूद हुड्डा परिवार द्वारा बिल्कुल अड़ करके 2 टिकटें लेना, कहीं ना कहीं उसके बाद कुमारी शैलजा का चुनाव प्रचार में हिस्सा ना लेना, और कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस। कांग्रेस के दिमाग में एक खास बात मैं बताऊं जी, कांग्रेस के नेताओं के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी कि लोग भारतीय जनता पार्टी से छिक चुके हैं, वो बीजेपी से परेशान हैं और इसलिए तुम्हारे को लाएंगे। जबकि कांग्रेस के किसी नेता ने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान केवल इस तरह की बातें कही, बड़े बड़े नेताओं ने, कि हम नौकरियां दे देंगे, आप हमें वोट दो, 50 वोट दो, नौकरी लो। तो इस तरह की बातों से लोग आज के दिन हरियाणा प्रदेश की जो जनता है वो जैसा उन्होंने परिणाम दिया है, निश्चित रूप से वो जागरूक हो चुकी है। हालांकि कई जगह ऐसी ऐसी सीटें हैं, अब जैसे मामन खान की जो सीट है वो हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा मार्जिन से जीत गई, जो कांग्रेस पार्टी के हैं जी। तो कहीं ना कहीं कुछ एक ऐसी सीटें भी रही जहां देखो अपवाद हर जगह होता है, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं मैं जो समझ पा रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की मैनेजमेंट, भारतीय जनता पार्टी ने जिस ढंग से आखिर के 2-3 दिन में चुनाव लड़ा, वो कांग्रेस की जो ओवर कॉन्फिडेंस था उस पर भारी पड़ा। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक खास बात आप ये देखिए कि लोग केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जय जयकार करता, उनके गांव में कितने वोट निकले, वो केवल जहां हुड्डा साहब या दीपेंद्र जाते हैं वहां भीड़ के रूप में पहुंच जाते हैं, लेकिन आउटपुट नहीं आता। दूसरी तरफ आप देखेंगे नायब सैनी के कार्यक्रमों में सैकड़ों लोग, गिनती के लोग आते हैं, और उसके बावजूद उनके मैनेजमेंट की वजह से वो चुनाव जीतने में कामयाब हो गए जी। हालांकि बीजेपी के भी कई बड़े नेता आ रहे हैं, कई मंत्री आ रहे हैं सरकार के, लेकिन वो जो मंत्री आ रहे हैं वो खुद की कमी से आ रहे हैं। ठीक बात है। हाँ, जैसे यमुनानगर की बात करें, जी, कंवरपाल गुर्जर की बात करें, बिल्कुल। और मैं एक बात और देखता हूँ कि जैसे जिस प्रकार से जो एक माहौल कांग्रेस का लग रहा था जी, और ये कहा भी जा रहा था अब की बार कांग्रेस अगर जीती नहीं ना तो मतलब कहीं ना कहीं ये हो जाएगा कि भी वो ऐसी परिस्थितियां फिर कभी उसको मिलने वाली नहीं है। देखो, उसका एक बहुत बड़ा कारण मैं जो समझ पा रहा हूँ, हालांकि मैं उसके विपरीत भी सोच रहा हूँ एक बात जी, कि 2024 के लोकसभा चुनाव में, जब अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव था, तो हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जो लोकसभा के प्रत्याशी थे उनका सबसे ज्यादा विरोध था। उनको गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा था, उनका लगातार बायकॉट लोग कर रहे थे। उसके बावजूद बीजेपी 5 सीटें जीतने में कामयाब रही, और 3 सीटें हिसार, सोनीपत और अम्बाड़ा बहुत कम मार्जिन से वो हारी। अब जो चीज थी, जो सिनेरियो था, वो यही था कि विशेषकर जो अग्रेसिव कार्यकर्ता कांग्रेस के पास, जो किसी समय इनेलो के पास जो एग्रेसिव कार्यकर्ता होते थे, जो किलकम किलका करने वाले लोग थे, एक माहौल बनाने वाले जो लोग थे, वो अब चूंकि इनेलो तो बिल्कुल सीमित तक क्षेत्र में, एक सिरसा तक सीमित होकर के रह गई, आज भी उनकी केवल 2 सीटें आई हैं और वो सिरसा तक सीमित रह गई है। अब जो इनेलो का जो कार्यकर्ता था वो कहीं ना कहीं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के पास चला गया, और अब वो वहां किलकम किलका हो रहे हैं। वो केवल माहौल बना सकते हैं, लेकिन उस माहौल को वोट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। वो लोकसभा में भी हमने देखा, और लोकसभा में भी जो बीजेपी के नेता हारे, उनमें से कुछ एक भीतरघात की वजह से हारे, चाहे वो सोनीपत की बात कर लें या हिसार की कर लें। लेकिन अब इस चुनाव में कांग्रेस केवल और केवल ओवर कॉन्फिडेंस
और केवल जो एक किलकम किलका करने वाले लोग और बिना मैनेजमेंट के। आप एक बड़ी ताज्जुब की बात आप ये देखिए कि कांग्रेस का हरियाणा प्रदेश में वर्षों से संगठन तक नहीं है, उनके जिला प्रधान तक नहीं है, कहीं कोई उनसे पूछने वाला नहीं। और एक और बड़ी ताज्जुब की बात है कि पार्टी के तमाम बड़े नेता हार जाते हैं, उसके बावजूद कोई इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। कोई ये वो कुर्सी को पकड़े बैठे हैं, चिपके बैठे हैं, कोई ये सोच नहीं रहा। एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं आपको दूं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में डिफरेंस क्या है, बीजेपी क्यों सत्ता में आ रही है, ये जब दर्शकों को मैं बताऊंगा तो उनको समझ में आ जाएगी। उसका सबसे बड़ा कारण आप देखें, मनोहर लाल खट्टर जी नरेंद्र मोदी के सबसे विश्वास पात्र आदमी थे। उनसे नजदीक हरियाणा प्रदेश में उनका कोई आदमी नहीं था, एक साथ खिचड़ी खाते थे। जब उनके पास ये इनपुट गया कि मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में हम चुनाव नहीं जीत सकते, उन्होंने तुरंत प्रभाव से उनको हटाते हुए और एक बिल्कुल नए जो है नायब सिंह सैनी को प्रदेश की कमान दे दी। जबकि कांग्रेस में क्या कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व तो ये हिम्मत कर सकता है? अब भी मैं आपको एक बड़ी खास बात बताऊं, कांग्रेस के 37 विधायक जीते हैं और जो 37 जीते हैं लिहाजा नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के पास जाएगा। क्या कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की ये हिम्मत है कि वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा या जो सीनियर नेता हैं उनको छोड़ के किसी एक बार के विधायक को नेता प्रतिपक्ष बना दें? कभी सोच ही नहीं सकती कांग्रेस पार्टी जी। चौधरी उदय भान जो 4-5 बार के विधायक वो प्रदेश के अध्यक्ष, क्या उनको हटा करके कांग्रेस पार्टी किसी नए नवेले आदमी को प्रदेश का अध्यक्ष बना सकती? जबकि बीजेपी इसके उलट मोहन लाल बड़ौली जो एक ही बार विधायक बने उनको प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया। सुभाष बराला जो पहली बार विधायक बने उनको भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। ओम प्रकाश धनखड़ को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। भारतीय जनता पार्टी इस तरह के जो फैसले ले रही है, आप बहुत बड़ी बात मैं आपको बताऊं, चौधरी देवीलाल के बेटे रणजीत सिंह की टिकट काट दी भारतीय जनता पार्टी ने। क्या कांग्रेस कभी सोच सकती है? जितने बड़े तुर्रम खान उनकी टिकट काटने की, सावित्री जिंदल के भले ही वो निर्दलीय चुनाव जीत गई, लेकिन आप ये देखें कि उनमें हिम्मत कितनी है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। जबकि कांग्रेस का नेतृत्व वही पुराने ढर्रे पर चल रहा है और जब तक वो इस पुराने ढर्रे पर चलेगा ये निश्चित है कि कांग्रेस पार्टी की अभी तो कम दुर्गति हुई और आगे और ज़्यादा, क्योंकि 15 साल हो जाएंगे राज से गए हुए। जो लोग कांग्रेस में जा रहे थे बड़ी तेज़ी से, आप कल से देखना वो वापसी भारतीय जनता पार्टी की तरफ करेंगे। क्योंकि जब उनको ये दिखेगा कि 5 साल हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, 5 साल केंद्र में भी है, 5 साल विपक्ष में कोई नहीं बैठना चाहता, ठीक बात है। तो कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस को अपनी जो स्ट्रेटेजी है वो 1950 से लेकर के और 2000 तक के दशक की जो कांग्रेस है वो अब 2024 में नहीं चल सकती। अब उनको जिस ढंग के फैसले मोदी और अमित शाह की जोड़ी ले रही है उसी तरह के फैसले करने पड़ेंगे जी, तभी कोई ना कोई सिस्टम बन पाएगा। अब वो एक फैसला नहीं ले पा रहे कहीं भी, आज तक वो ये फैसला नहीं कर पा रहे कि हमें प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष क्या एक ही गुट को दे देना चाहिए, जबकि कांग्रेसी तो और भी हैं। तो कहीं ना कहीं ये जब तक सिस्टम को नहीं सुधारेंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश में कहीं कोई वापसी कर पाएगी। ठीक बात है जी। जी, इस चुनाव के अंदर एक और चीज़, जैसे सुबह मतगणना शुरू जी, शुरू से ही मतलब लोग इस उसमें थे कि भी लोगों को दिमाग में सेट जरूर था अब की बार की कांग्रेस की सरकार आएगी, वो भले ची वोट ना देता नहीं, उसमें भी मैं फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जितना जो बाजना वोट जिसको बोलते हैं वो कांग्रेस की तरफ था और जो साइलेंट वोट है वो साइलेंट वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ पड़ा है। दूसरी बड़ी बात, उस साइलेंट वोट को मैनेज किया गया है, जो मैं जिस वर्ड का यूज कर रहा हूं कि पिछले आखिर के जो 3 दिन थे, 2-3 दिन, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने तमाम प्रयास करके उन सबको मैनेज करने का काम किया है और उस मैनेजमेंट का ये नतीजा है कि कांग्रेस के नेता तो आज कोई एक नेता मुझे कह रहा था, किसी का फोन आया कि एक नेताजी ऐसे हैं जिन्होंने एक किले में तो टेंट लगवा दिया था कांग्रेस के, इतना ओवर कॉन्फिडेंस था उनका सुबह कि आज यहाँ लड्डू डीजे और पता नहीं क्या क्या करेंगे, और वो नेताजी 12-15 हज़ार से चुनाव हार गए। बताओ, जिस नेता को ये नहीं पता कि आप इतने वोटों से चुनाव हार रहे हो और वो टेंट लगवा रहे हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस और उनको जमीनी हकीकत का पता ही नहीं था।
जी, कहेंगे एग्जिट पोल की जनता ये सोच रही है कि जैसे जो मीडिया की तरफ से एग्जिट पोल जो दिए गए थे लेकर के मतलब बहुत बड़े बड़े जो चैनल्स थे उनको या बहुत सारी जो वेबसाइट्स थी उनके अंदर भी, और ये बताया जा रहा है साफ तौर पे कि भाई 50+ कांग्रेस, और बाकी बोल रहे थे कि बीजेपी जो है वो 30 तक भी नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन हुआ उल्टे। नहीं देखो, एग्जिट पोल बहुत बार गलत साबित होते हैं, और जो एग्जिट पोल है वो कोई यूं थोड़ी, एक विधानसभा में 2 लाख वोटर हैं, उन 2 लाख में से मान लीजिए 1,40,000 वोटरों ने अपना वोट दिया है, तो वो कितने के लोगों से बात करते हैं? 10, 20, 30, 50, 100, 200 से, या वो एक जो, और वो जिनसे बात करते हैं वो बाजने वोट होते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि जो आदमी साइलेंट होगा वो कभी ये नहीं बताएगा कि मैंने किसको वोट दिया है, ना वो अपने घर पर किसी का झंडा लगाएगा, ना पोस्टर लगाएगा। और एक चीज और नोट कर लेना, जिन लोगों के घरों पर झंडे, पोस्टर या जो इन कार्यक्रमों में नहीं जाते, उन्हीं में से ज्यादातर ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। जी, कहीं ना कहीं इसलिए वो एग्जिट पोल जो है गलत साबित हुए हैं, और ये पहली बार नहीं है, एग्जिट पोल बहुत बार गलत हुए। मुझे एक बात याद है भगवंत मान की, भगवंत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, वो अक्सर अपनी रैलियों में एक बात कहते हैं कि आम आदमी पार्टी कभी एग्जिट पोल में नहीं आती, वो सीधी सरकार में आ जाती है। जब पंजाब और दिल्ली में एग्जिट पोल होते हैं तो वहां भी आम आदमी को बहुमत से दूर दिखाया गया कई बार, और वो क्लीन स्वीप कर देती है। तो बहुत बार, अच्छा कई बार एक परसेप्शन ऐसा क्रिएट हो जाता है कि अभय सिंह चौटाला इलाहाबाद से चुनाव नहीं हार सकते। बहुत से लोग इस तरह की बातें मानते हैं कि चौधरी भजनलाल का परिवार जो आदमपुर से चुनाव नहीं हार सकता, जबकि हुआ उलट, अभय सिंह चौटाला तो बुरी तरह से चुनाव हार गए। तो कहीं ना कहीं जो एक खास बात, आज मैं एक पत्रकार साथी का जो है सोशल मीडिया पे एक उन्होंने अपनी बात लिख रखी थी कि मैंने जो बातें कही वो गलत साबित हुई, और उसका कारण ये रहा कि मैं नोएडा में बैठ करके ही जो है पूरे हरियाणा का भावी परिणाम देता रहा। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को जमीनी हकीकत का पता नहीं होता, वो केवल ड्राइंग रूम में बैठ करके और एक अपना जो है आकलन दे देते हैं। कई बार वो आकलन सटीक भी बैठ जाता है, कई बार वो आकलन गलत भी बैठ जाता है, सही चल गया तो तीर नहीं तुक्का। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा समझ नहीं होती। लेकिन इस चीज में एक जरूर रहा है जी, ये पूरी मीडिया ने भी कहा है, ये नेताओं ने बोला है, ये बहुत बड़ी बात भी रही है जी कि जाट और नॉन जाट ये 100% एक फैक्टर जरूर था इस पर। देखो, निश्चित रूप से मैं जो समझ पा रहा हूँ जी, जब किसी भी प्रदेश में एक कास्ट जो सबसे ज़्यादा डोमिनेटेड है, जिसकी सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या है, अगर वो किसी एक नेता की पिछलग्गू बनेगी, एक नेता के साथ लगेगी, एक पार्टी के साथ लगेगी, तो लिहाजा उसका रिएक्शन होगा ही होगा। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मैं यही सबसे बड़ी कमी जो दिखाई दे रही है वो ये है कि जाट, जो मैं सीधा स्पष्ट बताऊं कि जाट जो है वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम बनाने के लिए ज़्यादा उतावले दिखाई दिए, और उसका रिएक्शन ये हुआ कि जो गैर जाट जो मतदाता है वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया। तो ऐसा भी नहीं है कि सारे जाटों ने कांग्रेस को वोट दे दिया या सारे गैर जाटों ने जो है बीजेपी को वोट दे दिया, लेकिन वो बाहुल्य हो गया ज़्यादातर। और मुझे एक बात और नहीं समझ में आ रही कि जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 9.5 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कितने जाट विधायकों को अपनी कैबिनेट में मंत्री बनाया। अगर आप उसको सही मायने से देखेंगे तो आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में कितने जाट चेयरमैन बने, कितने जाट विधायकों को मंत्री बनाया गया, और कितने जाट विधायकों को पावरफुल मंत्री बनाया गया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासनकाल में जब उनका शासन खत्म हुआ तो उसके बाद आप देखिए चौधरी वीरेंद्र सिंह, इतने बड़े जाट नेता जो चौधरी छोटू राम के नाती हैं, वो कांग्रेस छोड़ करके चले गए। चौधरी धर्मवीर सिंह, जिनको जहाँ से भी खड़ा किया गया वो चुनाव जीते, वो कांग्रेस को छोड़ करके चले गए, और भी कई चेहरे चले गए। कहीं ना कहीं आप अगर राजनीतिक रूप से एक जाति के नेता बनेंगे तो आप कामयाब नहीं हो सकते जी। वो भले ही खुद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये नहीं कहते कि मैं जाटों का नेता हूं, लेकिन जो उनके जो ये बाजने वोट हैं या जो ये जो किलकी मारने वाले जो सपोर्टर हैं, ये कहीं ना कहीं उनको जाटों का नेता घोषित कर देते हैं जी, और उससे दूसरी जातियां कट जाती हैं। और कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा का कितना प्रभाव पड़ा कांग्रेस को पीछे जाने में, मुझे लगता है क्योंकि ये बड़ा एक वो रहा है। देखो, मैंने जो अभी पहले बात बताई
कि नारनौंद और उकलाना 2 सीटें ऐसी थी, लेकिन दोनों पे हुड्डा के पसंद के व्यक्ति जीत तो गए। नहीं, दोनों पे जीत गए, लेकिन हुड्डा की पसंद के दोनों व्यक्ति जीते, लेकिन उसका असर ये रहा कि उनके आर बार की सारी सीटें हार गई। आप ठीक है, आप एक तरफ 2 आदमियों की जिद के चलते कुमारी शैलजा, एक खास बात और होती है मैं जो समझ पा रहा हूँ, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। नेता प्रतिपक्ष वो हैं, उनके बेटे सांसद हैं, और जो उनके खासम खास चौधरी उदय भान जी हैं वो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो इस परिवार के मुखिया हैं कांग्रेस के। तो उन्हीं की ये जिम्मेवारी है कि वो सब सिस्टम को मैनेज करके चलते। आखिर क्या कमी रही कि कुमारी शैलजा कई दिन तक प्रचार में नहीं आई? जब वो प्रचार में आई तो भी वो काला चश्मा लगा करके आई। तो कहीं ना कहीं, और प्रचार भी उन्होंने ज्यादातर केवल और केवल सिरसा और जो अंबाला लोकसभा है, जो उनके गृह क्षेत्र हैं, उन्हीं में ज्यादा प्रचार किया। तो कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस पार्टी में जो पिछले लगातार 11-12 साल से जो सिस्टम चल रहा है, उसमें सुधार करने की जरूरत है। जब तक वो सुधार नहीं होगा तब तक ये सिस्टम कितना भी आप चला लें लंबा, कांग्रेस सत्ता में नहीं आ सकती। और ये पहला ऐसा सुनहरी मौका, ना केवल ये पहला, पिछली बार भी कांग्रेस के पास बहुत सुनहरी मौका था। जब 2019 के चुनाव में खट्टर साहब बेशक 75 पार का नारा दे रहे थे, लेकिन उसके बावजूद लोगों के दिमाग में ये थी कि हम कांग्रेस को लाएंगे। इसीलिए कांग्रेस को 31 सीटें दी। लेकिन कांग्रेस के नेताओं में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं बन पाया कि कहीं उनकी सरकार बनेगी। इस बार भी वही चीज थी, इस बार वो ओवर कॉन्फिडेंस उनको ले डूबा। तो कहीं ना कहीं आपको एक खास बात और बताऊं ढांडा साहब, अगर कोई आदमी राजनीति करता है और उसको यही नहीं पता कि आप इतने मार्जिन से चुनाव हार रहे हैं, तो फिर उस राजनीति का फायदा क्या है? ठीक बात। वरना तो ये पता चल जाता, शक्ल देख के आदमी ये बता देता है कि ये आदमी आपको वोट देगा या नहीं देगा। जी, कहीं ना कहीं कांग्रेस का में जो कमियां रही, उनको तुरंत प्रभाव से अगर कांग्रेस दूर नहीं करेगी तो भविष्य भी मुझे नहीं लगता कि सुखद रहेगा। बिल्कुल। तो ये चुनावी कुछ वो थी इस बार का कि भी मुख्य बातें क्या रही, क्या वजह क्या रही कि कांग्रेस जो कि हारी है। और ये हमारा तो काम सिर्फ आकलन समीक्षा करना है, हालांकि ये काम पार्टियों का भी है कि वो खुद भी करेंगे जी, अपने लेवल पे उनको करना भी चाहिए और करते भी हैं। जब भी कोई आप किसी से बाइट लेते हैं तो वो ये कहेगा कि इसकी समीक्षा करेंगे। नहीं, वो समीक्षा करने की कहता है, लेकिन समीक्षा कुछ नहीं होती। आप एक बात बताओ, लोकसभा चुनाव में 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में आ रही, क्या बीजेपी के किसी नेता ने इस्तीफा दिया? क्या प्रदेश के अध्यक्ष ने अपनी हार स्वीकार की कि हम 5 सीटें हार गए? अब कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई है, क्या कांग्रेस के किसी नेता ने अभी तक कोई ये बयान आया कि मैं इस्तीफा देता हूं? कम से कम जो नेता प्रतिपक्ष हैं या प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनकी जिम्मेवारी है। और प्रदेश अध्यक्ष तो खुद ही चुनाव हार गए। को ऐसा है, मैं एक बड़ा गजब वाक्या बताऊं। नायब सिंह सैनी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और वो मुख्यमंत्री बने, उसके बाद उनके मुंह से एक दिन मनोहर लाल खट्टर जी भी स्टेज पर थे और नायब सिंह सैनी जी भी थे, और उनके मुंह से निकल गया कि हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी। तो कई बार आदमी ये समझ नहीं पाता कि वास्तव में ये चीज होगी या नहीं होगी, कल्पना है, लेकिन हो चुकी है। हकीकत है, नायब सिंह सैनी दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, क्योंकि उनका नाम पहले ही अमित शाह ने घोषित कर रखा है। बिल्कुल। और ये भी निश्चित है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बन रही। अब अगर नहीं बन रही तो उसमें किसी की मतदाताओं की तो मैं कोई ये मानता नहीं, क्योंकि उन्होंने तो अपना काम जिसको पसंद किया उसको वोट डाल दिया। अच्छा, एक चीज और खास बात है, अगर ये कहें कि ईवीएम हैक है या कुछ और है, तो मुझे ये कहने में संकोच नहीं है। अगर मान लीजिए ईवीएम में ही कोई गड़बड़ है, तो ये पार्टियां चुनाव लड़ती ही क्यों हैं? कांग्रेस पार्टी, इनको सबसे पहले ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, इस तरह का एक अभियान देश में चलाना चाहिए। मतलब तो ये घोषणा करनी चाहिए कि जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। जब उनको ये पता है कि ईवीएम सेट है, 1 मिनट के लिए हम मान ले कि ईवीएम में परिणाम सेट है, और जब सेट है तो आप चुनाव क्यों लड़ रहे हो? आप सबसे पहले पूरे भारत में इस तरह का एक मुद्दा चलाओ कि ईवीएम हटाओ, उसके बाद ही हम चुनाव लड़ेंगे।
चलो ठीक बात है, बिल्कुल। तभी तो कोई सिस्टम बनेगा। बीजेपी की 5 बड़ी बातें जो चुनाव जीत पाए, तीसरी बार सत्ता में आए, और ये प्रदेश में पहली बार, आपने बताया कि ये प्रदेश में पहली बार है जब कोई एक पार्टी तीसरी बार सत्ता में है। देखो और 5 कमियां जो कांग्रेस की हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस कहीं ना कहीं फिर से एक बार सरकार बनाने से चुकी है, जो कि एक 10 साल बाद उसको एक मौका मिलने की आस उसको थी। देखो बीजेपी की सबसे बड़ी जो मैं मानता हूं कि बीजेपी ने आखिरी दम तक चुनाव लड़ने का काम किया। सबसे बड़ी बात उसकी मैनेजमेंट, जो सबसे बड़ी उसकी मजबूती है वो उसकी मैनेजमेंट। दूसरी बात, बीजेपी के नेताओं ने संभावित हारों को भी देखते हुए अपनी हार नहीं मानी। आखिरी समय तक जब एग्जिट पोल आ गए थे, उसके बाद भी नायब सिंह सैनी का ये बयान आना कि जब परिणाम आएगा तो हम ही सरकार बनाएंगे जी। तो कहीं ना कहीं आखिरी समय तक उन्होंने अपनी हार नहीं मानी, जो दूसरी बड़ी बात मैं मानता हूँ। तीसरी बड़ी बात वो है आरएसएस। आरएसएस जो बीजेपी के बैक में रह करके जो काम कर रहा है, उसने आखिर के 3 दिन में जो आरएसएस के स्वयं सेवकों ने जिस तरह से माहौल बदला, वो एक बहुत बड़ी बात है। चौथी जो बात है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी आज आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी के पास जितने संसाधनों की उसको जरूरत है एक पार्टी को सत्ता में लाने के लिए, उससे कई गुना ज़्यादा संसाधन है आज के दिन। ठीक बात। उनके आप ऑफिसेज देखिए, उनका आप कैडर देखिए, उनका आप मैनेजमेंट का सिस्टम देखिए। तो चौथी जो बड़ी बात है वो है आर्थिक रूप से मजबूती। ठीक बात। और जो 5वीं बात मैं जो समझ पा रहा हूँ वो है भारतीय जनता पार्टी में मनोहर लाल खट्टर जी को बैकडोर पर रख करके और नायब सिंह सैनी के रूप में एक नया चेहरा जो वो लाए, वो कहीं ना कहीं एक फायदेमंद उनके लिए रहा। बिल्कुल। जहां तक बात है कांग्रेस की कमियों की, सबसे बड़ी कमी मैं जो कांग्रेस की मान रहा हूं वो ये है कि कांग्रेस पार्टी में एकजुटता कहीं भी नहीं है। दूसरी बड़ी बात, संगठन ना होना बहुत बड़ी कमी है। तीसरी बड़ी बात, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके परिवार ने या उनके जो खेमे ने जिस तरह से टिकटों में अपनी चलाई, और अपनी ना केवल चलाई बल्कि आंख मूंद करके जो लोग उनके निजी लोग थे उनको टिकट दी, उनमें से बहुत से चुनाव हारे। कहीं ना कहीं वो तीसरी बहुत बड़ी कमी कांग्रेस पार्टी की है। चौथी जो कमी मैं मान रहा हूँ वो है कांग्रेस के पास संसाधनों की कमी, क्योंकि कांग्रेस पिछले 11 साल से सत्ता से दूर है और कांग्रेस में अब जो है जो उनके कार्यालय कह लीजिए, कांग्रेस के पास तो पूरे जिलों में अपने कार्यालय तक भी नहीं है। ठीक है, जो बहुत बड़ी बात है, जबकि आप एक बीजेपी के कार्यालय देखिए। और 5वीं जो कमी मैं कांग्रेस पार्टी की मान रहा हूँ वो ये है कि कांग्रेस पार्टी का अति आत्मविश्वास और जो उसके उत्साहिक सपोर्टर और कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं हार का एक बहुत बड़ा कारण है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने अच्छी सी बातें बताई। एक बहुत बड़ी बात बीच में और रह गई, वो ये रह गई, मेरा निजी तौर से ये मानना है कि अगर जिस तरह से लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन बना पूरे देश में, और उस इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने चुनाव लड़ा और उसका परिणाम ये रहा कि पूरे देश में कांग्रेस जो है विपक्ष में बहुत बड़ी पार्टी 100 के आसपास उनकी सीटें आई। हरियाणा में भी वो 5 सीटें जीतने में कामयाब रही जी। इस बार भी अगर कांग्रेस, और मैं बड़े दावे के साथ ये कहता हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल, इन तीनों के साथ अगर समझौता करके चुनाव लड़ती तो आज परिणाम ये रहता कि इस इंडिया गठबंधन को 70 सीटें मिलती हरियाणा प्रदेश में। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने कही, क्योंकि एक और एक 2 नहीं बल्कि 11 हो जाते हैं। ठीक बात। लेकिन वहां समझौता ना होना, केवल हरियाणा प्रदेश में 1 सीट भिवानी पर सीपीएम के साथ जो है इन्होंने समझौता किया और उसका भी कोई बहुत बड़ा फायदा इनको नहीं मिला क्योंकि कामरेडों का अब जो है बहुत ज़्यादा हरियाणा प्रदेश में इतना जनाधार भी नहीं है। हालांकि आम आदमी पार्टी से इनके कॉम्प्रोमाइज की बातें चलती रही लेकिन बात जी बनी नहीं। लेकिन देखो, कोई भी पार्टी हो, वो अगर राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है और जिसकी 2 प्रदेशों में सरकार है, हरियाणा में भी जो कई सालों से संघर्ष कर रही है, वो 5-4 सीटें तो कम से कम चाहेगी, सम्मानजनक सीटें, और वो कांग्रेस ने दी नहीं। तो कहीं ना कहीं वो जो पैचअप नहीं हो पाया जी, जिसकी वजह से ये हार का एक बहुत बड़ा कारण
गठबंधन ना बनना भी है। चलो, बहुत अच्छी चर्चा आपसे हुई और ये एक हमारा आकलन था जो कहीं ना कहीं हो सकता है, क्योंकि देखो आज पार्टी एक जीती है एक हारी है, जी। तो हारने वाले को बड़ा दुख भी होता है, कार्यकर्ताओं को भी होता है, पार्टी के नेताओं को भी होता है। जीतने वालों को खुशी की लहर भी है जी और उनको खुशी मनाने का हक भी है। जी तो कमियां क्या रही हैं जिसकी वजह से वो हारे या पिछड़े, सरकार बनाने में चूके, और जो सत्ता में आई है उसकी क्या खास बात रही है, तो ये वो अपने आप में विचार करने वाली बात है। दोनों अपने अपने तरीके से सोचते होंगे। हमारा कोई मकसद इसमें ये नहीं था कि भी कोई पार्टी हारी है या जीती है, बिल्कुल। एक हमारा सिर्फ ये था जो हमें लगा इस प्रकार की बातें होने में। और हमारे कहने से ना कोई जीतेगा ना ना हारेगा, कोई। वो तो जब जनता वोट डालेगी वही जीतेगा और वही हारेगा। जी, एक दिलचस्प बात और कर लेते हैं। चलो, इस चर्चा के लिए आपका प्रद्युमन जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव हुए हैं, भाजपा तीसरी बार सत्ता में आई है, तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं हो सकता है उसकी कोई विशेषता या कोई विशेष बात रही है, साइलेंट रह करके वो सत्ता में आई। और जबकि कांग्रेस 10 साल बाद में सरकार बनाने से चूकी, ये एक कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक पार्टी के लिए अच्छी है, एक पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए बहुत बुरा भी हुआ है, उनको बड़ा दुख भी होगा, सदमे में भी लोग हैं जो सत्ता में नहीं आ पाई। और जिस प्रकार से एग्जिट पोल के जो बताए जा रहे थे उसके अनुसार ऐसा नहीं हुआ, विपरीत हुआ। क्यों प्रद्युमन जी? जी बिल्कुल। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तरीके का माहौल चल रहा है फिलहाल? बोल है भाई कांग्रेस का। अच्छा, हाँ, कांग्रेस का फुल बोल रहा है। पिछली बार वोट किसने दिए थे? पिछली बार बीजेपी ने दिए थे। अच्छा, हाँ, ईब की बार, इसलिए ईब की बार क्यों बदला फिर? बदलिया के टंकर ले आवा, हजार में पीने का पानी भी। मतलब सबसे बड़ा मुद्दा गांव का पानी का मुद्दा है। पानी का मुद्दा। पीने का पानी नहीं है, कहने का पीने का मतलब ये। पानी। अच्छा, पीण का को लाण का को नहाने का कहेगा भी नहीं। ये सबसे बड़ा दिक्कत आई है आपने? दिक्कत आई सुंदर ब्रांच में। अच्छा, दुष्यंत चौटाला की हाल है गांव में? दुष्यंत बस जीरो है वो तो। जमा बिल्कुल जीरो। वजह है कि मैं कराया तो वोट दिए थे लोगों ने पिछले साल तो कुछ। पिछली बार आपने दुष्यंत ही वोट दिया था? ना पिछली बार मैंने नहीं दिया और गाँव में क्या दिए अच्छा। थे। एक की बार बिल्कुल जीरो। अच्छा अच्छा, गांव के जैसे गांव की बात करा ओवरऑल तो कांग्रेस का दिखा आपने? कांग्रेस का फुल 80% कांग्रेस का। और अपना 7 बास की बात करें तो 7 बासों में 80% कांग्रेस है भाई। कांग्रेस का है। हाँ। अच्छा, हाँ जी, खेतों में बैठे हैं, कपास चुगन ले रहे हैं। पहला तो खेती का हाल के है? खेती का हाल देख ले भाई साहब, चुगा टिंडे। हाँ, ये तो टिंडे देख लिए। 20 किलो कपास मुश्किल तो चुगी जा। अच्छा, सारा दिन में? सारे जने 5 भाई लग रही शाम। हाँ हाँ, यो हाल जमींदार है भाई। ठीक बात है। तो क्यों है यो हाल? इसकी पीछे कारण सबसे बड़ा आपके काम में सरकार को ध्यान तो कौन के खाद बीज दवाई नकली आवा है की चक्कर है इस बात का दल की मेरा भाई। अच्छा, और पानी बात है? पानी बात को नहीं भाई, हमने तो बाड़ी बोई दी जित पाछा हमने नहीं घूंट मोल टैंकर गड़ावा। हाँ, हर महीना 1000 का पानी पड़ा है।